हाँ जी, आज हम आपको बीए परीक्षण एवं मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाला चैप्टर था वो सार से अपने बीए कैसे प्राप्त करते हैं। आज हम आपको इवोल्यूशन ऑफ सीमन, जो सीमन आपने भूल से दिया गया था उसका परीक्षण एवं मूल्यांकन कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। परीक्षण है, अन्य परीक्षण है, वीर्य को देखने, वीर्य का रंग, आयतन, विभिन्न प्रजातियों के वीर्य के गुण की मात्रा, संक्रामकों के ग्रुप, गतिशीलता की जांच एवं एक स्पर्म की गति, शुक्राणुओं में कुल संख्या ज्ञात करना, साधनता निकालने की विधियां, सीमन का रंग, गाढ़ापन, ये 3 तरह के होते हैं। साधनता निकालने की विधियां, मोसाइटोमीटर, गणना विधि। फिर आगे है स्पर्म का परीक्षण, स्पर्म की विकृतियां, वीर्य का रासायनिक परीक्षण, इनकी पीएच निकालना, जीवाणु परीक्षण करना, मूलन परीक्षण करना, ये इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले वीर्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन में हम वीर्य को प्रिजर्व करने से पहले, जो आपने पिछले में बताया था ना, अपने वीर्य प्राप्त कर लिया, उसको प्रिजर्व करने से पहले उसका परीक्षण एवं मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यकता होता है, ताकि वीर्य की क्वालिटी तथा गर्भधारण की योग्यता अयोग्यता का पता लग जाता है। वीर्य कृत्रिम रूप से इकट्ठा करने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना उसका जल्दी मूल्यांकन करना चाहिए। वीर्य को मूल्यांकन से पहले उसे तनु क्रिया डायल्यूशन नहीं करना चाहिए। तनुकरण से पूर्व उसे 25 डिग्री से नीचे नहीं रखना चाहिए। वीर्य के मूल्यांकन के लिए मुख्य रूप से निम्न जांच की जाती है। कौन कौन सी जांचें हैं? वीर्य देखने में कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका आयतन कैसा है, ये शुक्राणु अगला है। शुक्राणुओं की ग्रुप गतिशीलता की जांच, प्रत्येक शुक्राणु की गति की जांच, शुक्राणुओं की सांद्रता एवं घनत्व का परीक्षण, जीवित मत्स्य स्पर्म की प्रतिशत क्या है उसमें, असदान स्पर्म, ये होता है। अगला होता है अन्य परीक्षण के क्या क्या होते हैं। अन्य परीक्षण के बारे में बताएंगे आपको क्या होता है। अन्य परीक्षण में होता है वीर्य का रासायनिक परीक्षण, मैथिलीन ब्लू अवकरण परीक्षण, पीएच परीक्षण, जीवाणु परीक्षण, सीरम मूलक परीक्षण, ठंड रोधक परीक्षण। पहला है अपने ये वीर्य देखने में कैसा होता है, अपीयरेंस ऑफ, जैसे अपीयरेंस ऑफ उसकी अगर मान लो पहला अपीयरेंस है उसकी बहुत सामान्य रूप से मिला हुआ हो, धुंधला हो, अच्छी क्वालिटी का होता है। दही जैसा हो तो अच्छा नहीं होता है। पारदर्शी एवं कांच की तरह होता है तो बेकार होता है, शुक्राणु रहित होता है। अब वीर्य का कलर कैसा है, कलर क्वालिटी एवं स्पर्म कंसंट्रेशन क्या उसमें क्या होती है? कलर में जैसे मान लो थिक क्रीमी है, थिन क्रीमी है, मिल्की है, वाटरी है। इसमें सबसे अच्छा एक्सीलेंट होता है थिक क्रीमी होता है, उसके बाद में क्रीमी होता है वो वेरी गुड होता है, थिन होता है वो गुड होता है, मिल्की और वाटरी होता है वो ठीक ठीक होता है, और वाटरी होता है वो एकदम पुअर होता है, वो काम में नहीं ले जाता है, इसमें काम नहीं लेते हैं। अन्य रंग जो किसी बीमारी आदि को प्रदर्शित करता है, जैसे उसमें बुढ़ापन है या पीलापन आ गया है, तो अगर मान लो इस तरह का कोई
प्रिंट के कारण भी हो सकता है, जैसे पीलापन आ गया है, तो फ्लेविन नामक के कारण भी हो सकता है। वह रोशनी, थोड़ी रोशनी रोशनी में रखते ही गायब हो जाता है। यदि रंग गायब नहीं होता है, वह पीला रंग प्रजनन में की सहायक ग्रंथियों में मवाद आदि या वीर्य के साथ प्रसाव आदि के कारण से होगा, अथवा ये सूडोमोनास नामक एक जीवाणु के कारण भी होता है। गहरा लाल रंग किस कारण होता है? प्रजनन अंगों में ताजी चोट की स्थिति में यह प्रदर्शित करता है। भूरापन, यह वीर्य में गोबर आदि मिल जाने के कारण भी इसका होता है, भूरापन आ जाता है। उसका वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। अगला पॉइंट है आयतन। वीर्य की मात्रा कुछ हद तक नर सांड में वजन व आकार उत्तेजना पर निर्भर करती है। यदि सांड का आकार वजन ज्यादा होगा, उत्तेजित अधिक होगा, तो वीर्य की मात्रा हल्की बढ़ जाती है। यदि एक ही सांड द्वारा अलग अलग समय में वीर्य प्राप्त करते हैं, तो उसका आयतन भी अलग अलग हो जाता है। तालिका में विभिन्न पशुओं की प्रजाति का वीर्य का आयतन दिया गया है। जैसे सांड में कितना वीर्य आयतन, भैंसा सांड में जैसे 5 ml औसतन आता है, भैंसा में 3 ml औसतन आता है, घोड़ा में 70 ml औसतन होता है, मेंढा में 1 ml औसतन होता है। इसी तरह सुअर में 250 ml औसत होता है। हरियाणा, साहिवाल, थारपार, गिर आदि में भी अलग अलग इसका औसतन वीर्य होता है। विभिन्न प्रजातियों में, इसके आगे विभिन्न प्रजातियों में वीर्य व गुण एवं वीर्य की मात्रा अलग अलग जातियों में, विभिन्न जातियों में अलग अलग जातियों में वीर्य के गुण और मात्रा, जैसे सांड है, मेंढा है, बकरा है, घोड़ा है, सुअर है, गुण और मात्रा के बारे में आपको बताइए। जैसे सांड है, पारदर्शी एक समान क्रीम कलर जैसा सफेद तरल पदार्थ के रूप में होता है। अच्छे ताजे वीर्य को आंख से देख पर उसमें साफ समुद्र की भांति लहरें उठती दिखाई देती है। सांड एक बार में औसतन 5 ml वीर्य देता है। इसकी पीएच होती है 6.7 होती है। मेंढा, बकरा में वीर्य अधिक गाढ़ा होता है, पारदर्शी रंग क्रीमी जैसा होता है। आँख से देखते हैं तो उड़ती हुई लहरें प्रतीत होती है। इसकी पीएच होती है 7.0 होती है। इसी तरह घोड़े का वीर्य, इसमें वीर्य का रंग भूरा सफेद होता है। भूरापन लिए हुए सफेद लहरें रहित होती है, इसमें लहरें नहीं होती है। इसकी पीएच होती है वो 7 से 8 तक होती है। सुअर में वीर्य का रंग भूरा सफेद होता है। लहरों का पूर्ण रूप से अभाव होता है। 200 से 250 ml एक बार में वीर्य देता है। इसकी पीएच होती है वो 6.8 से 7.2 तक होती है। अब अगला पॉइंट, शुक्राणु में ग्रुप गतिशीलता की जांच कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस जांच में यह पता लगता है कि एक साथ शुरू में कितने शुक्राणु गतिशील है, उसकी गति कितनी तेज है, क्योंकि गर्भाधान के लिए शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना जरूरी होता है। इसकी जांच कैसे करते हैं? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा जांच की जाती है। कितने शुक्राणु जीवित है, कितने शुक्राणु गतिहीन है लेकिन मरे हुए नहीं है, कितने शुक्राणु मरे हुए हैं, इनकी जांच की जाती है। जब सांड को लंबे समय तक प्रजनन में काम नहीं लेते हैं, जो ही आराम के बाद उसका सेवन लेते हैं, तो शुक्राणुओं की गति कम होती है
कारक असर डालते हैं। क्या क्या कारक होते हैं? लंबा प्रजनन विश्राम, आपको उसको सांड को लंबे समय तक विश्राम रखा हुआ है। मौसम पर भी डिपेंड करता है। बसंत ऋतु में ज़्यादा गति ज़्यादा होती है, तेज गर्मी या अधिक तापमान या तेज ठंड के कारण स्पर्म की गति होती है वो कम होती है। जब सारे शुक्राणु एक साथ गति करते हैं तो हल्की लहरें व भाव बनती है। गति देखने की विधि, इनकी गति मान लो स्पर्म की गति कैसे देखते हैं? ताजे एकत्रित वीर्य की एक बूंद स्लाइड पर रखकर लो पावर की ग्लास माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो लहरें व भंवर के आधार पर वीर्य को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर स्पर्म मोटिलिटी, सीमन की क्वालिटी एवं ग्रेडिंग का पता लग जाता है। अगर मान लो उसकी ग्रेडिंग एक्सीलेंट है, शुक्राणुओं की संख्या, जीवित संख्या बहुत ज़्यादा है, 100% है तो एक्सीलेंट होता है। 70 से 90% शुक्राणु जीवित है तो अच्छा होता है। 50 से 60% शुक्राणु जीवित है तो फेयर होता है। 40% तक शुक्राणु जीवित है तो पुअर होता है। 20% शुक्राणु जीवित है तो बहुत खराब होता है। सभी शुक्राणु मरते हैं तो वो कोई काम का स्पर्म नहीं होता है, उसको काम में नहीं लिया जाता है। अच्छा, एक स्पर्म की गति कैसे, एक स्पर्म की गति को कैसे अपने देखते हैं? प्रत्येक शुक्राणु की गति को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। पता लगाया जाता है कि कितने प्रतिशत शुक्राणु गतिशील है, किस प्रकार की गति करते हैं। तो इन शुक्राणु निम्न प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। प्रगामी गति, चक्रीय गति, दोलन गति, ये अलग अलग प्रकार की गति होती है। 80% तक या अधिक शुक्राणु तेजी से चलते हैं तो उत्कृष्ट होता है। 60 से 80% तक यदि शुक्राणु तेजी से चलते दिखाई देते हैं तो अच्छा होता है। 40 से 60% या अधिक शुक्राणु तेजी से चलते दिखाई देते हैं तो ठीक है। 20 से 40% अगर या इससे अधिक गति करते दिखाई देते हैं तो खराब होता है। अगर 20 से कम 20 तक होते हैं वो बहुत ही खराब होता है, अगर बेकार हो जाता है, उसको काम में नहीं लेना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो +3 तक का होता है उसी या अधिक गति वाला वीर्य होता है जो 40 से 60% होता है, उसी को काम में लेना चाहिए। उसी के बाद में उसको काम में नहीं लेना चाहिए। अगला पॉइंट है शुक्राणुओं की कुल संख्या का ज्ञात करना। शुक्राणुओं की कुल संख्या का ज्ञात करना। साधारणता उसमें साधारणता निकालने की साधारणता कैसे निकालते हैं, उसकी विधियां कैसे क्या क्या प्रचलित होती है। सीमन का रंग व गाढ़ापन होता है, इसका देखा जाता है। एक गला, दूसरा हेमोसाइटोमीटर द्वारा, तीसरा गणना, इसकी गणना की विधि क्या है आगे इसके बारे में बताएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है? 1 ml वीर्य को कितने शुक्राणुओं की संख्या उपस्थित है वह उसकी साधनता कहलाती है। किसी मादा पशु का गर्भधारण निम्न बातों पर निर्भर करता है। जीवित शुक्राणुओं का प्रतिशत पहला, दूसरा गर्भाशय में उपस्थित वह डाले गए जीवित शुक्राणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। शुक्राणुओं की साधनता होती है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्या कौन कौन सी है वो आप बताते हैं। सांड का व्यक्तिगत आकार व वजन कैसा है। सांड द्वारा अलग अलग समय में लिया गया वीर्य, जैसे सुबह अधिक साधनता होती है, दोपहर में कम साधनता होती है। सांड द्वारा सीमन इकट्ठा करने की विधि का
प्रयोग जैसे इलेक्ट्रो एजुकेशन, मसाज द्वारा इसमें सादरता कम होती है, क्योंकि उसमें सहायक प्रजनन ग्रंथियों का सक्रेशन तो ज़्यादा होता है, लेकिन स्पर्म की संख्या कम होती है। लंबे समय के प्रजनन विश्राम के बुल्ब से लिए गए सीमन में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। 72 घंटे के अंतराल से या पूर्व लगातार वीर्य संकलन से भी शुक्राणुओं की सांद्रता कम होती है। टेस्टिस बीमारी कोई टेस्टिस में अगर बीमारी है, जैसे टेस्टिकुलर हाइपोपेप्सिस, अगर इस तरह की बीमारी है तो इनकी सांद्रता शुक्राणुओं की सांद्रता होती है वो कम होती है। अब सांद्रता निकालने के लिए 3 विधियां हैं। पहला है सीमन का रंग व गाढ़ापन हीमोसाइटोमीटर द्वारा या फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरोमीटर द्वारा। अब रंग देख अब कर भी कैसे इसकी पता लगाते हैं। सीमन की रंग देखने पर देखकर भी शुक्राणुओं की सांद्रता का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, जैसे थिक क्रीमी है या क्रीमी है या थिन क्रीमी है या मिल्की है या वाटरी है। ये इस तरह के ये अनुमान ही इससे लगाकर बता सकते हैं। दूसरा होता है हीमेटोसाइटोमीटर द्वारा, एक मेथड होता है, इसके द्वारा भी अपने इसकी सांद्रता निकाल पता लगाया जा सकता है। तीसरे इसकी गणना कैसे की जाती है। स्पर्म की गणना की विधियां डाइल्यूशन करके उसको ये माइक्रोस्कोप स्लाइड के ऊपर एक उसको लेकर सीमन को उसके स्लाइड पर उसकी गणना की जाती है। फिर उसकी गणना का सूत्र होता है, उस द्वारा उसकी सूत्र के द्वारा शुक्राणुओं की संख्या का पता लग जाता है। तीसरा पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरोमीटर द्वारा भी इसकी सांद्रता का पता या शुक्राणुओं का पता लगाया जा सकता है। जीवित स्पर्म का प्रतिशत इसके आगे होता है। जीवित शुक्राणु या स्टेनिंग प्रक्रिया के दौरान जीवित अवस्था में रंग ग्रहण नहीं करते हैं अथवा रंगहीन रहते हैं, लेकिन मध्य शुक्राणु गुलाबी या लाल रंग के सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड में दिखाई देते हैं। इस तरह से उनके जीवित स्पर्म की अपने को इस विधि द्वारा पता लगा सकते हैं। ये विधि क्या है, एक साफ स्लाइड लेते हैं, उस पर 5-4 बूंद योसिन नेग्रोसिन स्टेन की डालते हैं। इसी स्टेन में 1 बूंद वीर्य की डालकर दोनों को धीरे धीरे कांच की छड़ से मिला देते हैं। 1 मिनट के विश्राम के बाद स्लाइड पर एक दूसरी स्लाइड की सहायता से परत बना लेते हैं। स्लाइड को सुखाकर सूक्ष्मदर्शी से जांच करते हैं, कितने करें उसमें कितने शुक्राणु रंगहीन है, जीवित है, कितने लाल गुलाबी रंग या मर्द पाए गए हैं, इनकी गणना की जा सकती है। जिस सीमन सैंपल में 70% से कम जीवित स्पर्म हो उसे प्रशिक्षण रिजर्व में नहीं करते हैं। तो 70% से कम है तो उसमें गर्भधारण करने में अपने को दिक्कत आती है। अब स्पर्म की विकृतियां, स्पर्म में क्या क्या अबनॉर्मलिटी होती है इसके बारे में बताएंगे कि यदि किसी एक बार सीमन प्राप्त करते हैं तो उसमें 15 से 20% तक विकृत शुक्राणु भी हो तो भी उस साल के प्रजनन की दर या फर्टिलिटी रेट पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। यह विकृति साल के शुक्राणु 4%
सिर पर 5% पूंछ पर, तो 4 से 10% बीज के भाग में होती है। मुख्य रूप से शुक्राणुओं के हेड, मिडिल पीस व टेल के 3 कारणों से विकृति होती है। इसमें प्राथमिक विकृति, यह विकृति सेमिफेरस जमाइनल एपिथेलियम में विकार होने से होती है। सेकेंडरी विकृति व टेरिटियल विकृति, ये भी विकृतियां इनमें पाई जाती है। अगला पॉइंट है, इस विकृतियों के बाद में आता है वीर्य का रासायनिक परीक्षण कैसे करते हैं। इस परीक्षण में वीर्य की मोटोलिटी की जांच की जाती है। इसके लिए नियमित परीक्षण किए जाते हैं। मैथिलीन ब्लू अवकरण परीक्षण, MBR टेस्ट भी कहते हैं। इस विधि में स्पर्म की संख्या शक्ति का बोध होता है। इसमें एक स्पर्म का शक्ति का व परीक्षण का इसका संख्या का बोध हो जाता है इस परीक्षण के द्वारा। दूसरा, यदि इसकी 3 से 5 मिनट में 5 मिनट से 6 मिनट में नीला रंग हो जाता है इस परीक्षण के द्वारा। ये आपने तैयार कर लिया है, उसको तैयार करने के बाद में अगर 3 से 6 मिनट में नीला रंग हो जाता है तो ये अच्छा है। 6 से 7 मिनट लगे तो संदेह युक्त है। 9 मिनट या अधिक लगे तो ये खराब होता है। खराब वीर्य को कभी भी कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब पीएच परीक्षण, पीएच परीक्षण के क्या तरीके हैं। नाइट्रोजन परीक्षण द्वारा, पत्र द्वारा, लिटमस कागज द्वारा परीक्षण एवं अन्य परीक्षण में उपरोक्त के अतिरिक्त VDH, कैपिलरी लेटर या कैटलेस परीक्षण भी किए जाते हैं। इससे वीर्य के बारे में मालूम हो जाता है कि वह अच्छा है या संदेह युक्त है। अब जीवाणु परीक्षण, इस परीक्षण में यह पता चलता है कि वीर्य में बैक्टीरिया उपस्थित तो नहीं है। इसके अतिरिक्त प्लेट काउंट भी करनी चाहिए। वीर्य दूषित होने का जरा भी संदेह होने पर उसमें जीवाणु परीक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सीमर मूलक परीक्षण, ये लास्ट परीक्षण होता है वीर्य का। ये लास्ट यह परीक्षण अत्यंत जटिल होता है, इसलिए इसका प्रयोग कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर नहीं किया जाता है। यह परीक्षण जहाँ से कलेक्शन सेंटर होता है, ये जहाँ ट्रेन चिकित्सक होते हैं वो ही करते हैं। ये अपने केंद्रों पर नहीं किया जाता है। ये आज का जो है आपका वीर्य परीक्षण मूल्यांकन का चैप्टर खत्म हो रहा है। इसके बाद कल आपको हम वीर्य इसका सीमन का डाइल्यूशन के बारे में डाइल्यूशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।